नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। देखिए, आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक से जुड़े हर फैक्ट, हर आर्टिकल और हर कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, ये जो पूरी क्लास है ये स्टैंडर्ड और रिलायबल सोर्सेज जैसे कि एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित है। तो आप इस कंटेंट की क्वालिटी पर और एग्जाम के लिए इसकी रेलेवेंस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक तरह से रोड मैप है। हम नागरिकता का मतलब समझने से शुरू करेंगे, फिर संविधान में क्या प्रोविजंस हैं वो देखेंगे, नागरिकता मिलती कैसे है और खत्म कैसे होती है ये समझेंगे, प्रवासी भारतीयों के बारे में जानेंगे और आखिर में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समराइज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। नागरिकता का मतलब क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो भाई, नागरिकता का सार क्या है? देखिए, लोकतंत्र में सिटीजनशिप एक बहुत ही आम शब्द है। इसकी जो सबसे मानी हुई डेफिनेशन है वो है एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता। इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, टी.एच. मार्शल। उन्होंने 1949 में अपनी किताब सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में दी थी। अच्छा, तो फिर नागरिक कौन होता है? देखिए, नागरिक किसी भी देश का कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त सदस्य होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे एक घर में परिवार के सदस्य होते हैं और कुछ मेहमान होते हैं। तो जो परिवार के सदस्य हैं यानी नागरिक, उनके पास कुछ खास अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं जो मेहमानों यानी विदेशियों के पास नहीं होती। और यहीं पर एक बहुत जरूरी रिश्ता आता है कर्तव्य और अधिकार का। सरकार नागरिकों से कुछ ड्यूटीज की उम्मीद करती है और बदले में देश नागरिकों को कुछ राइट्स देता है। नागरिकता के ना 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला है नागरिक यानी सिविल नागरिकता, जिसका संबंध पर्सनल फ्रीडम से है। दूसरा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल नागरिकता, जो आपको वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे अधिकार देती है। और तीसरा है सामाजिक यानी सोशल नागरिकता, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा है। अब इस स्लाइड में जो सबसे जरूरी बात है उस पर ध्यान दीजिए, जो नीचे बॉक्स में दी गई है। ये कहता है कि एक नागरिक के पास राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश के कानून के दायरे में तो आता है, लेकिन उसके पास वोट देने जैसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, तो उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है। चलिए अब आते हैं इस क्लास के सबसे कोर हिस्से पर, हमारे संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रोविजंस, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए इन आर्टिकल्स को समझना नॉन निगोशिएबल है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 5। ये उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो संविधान की शुरुआत के समय भारत के अधिवासी थे। यहाँ अधिवास या डोमिसाइल का सीधा सा मतलब है स्थायी घर। तो शर्त क्या थी? पहली शर्त तो ये थी कि व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो नीचे 3 शर्तें दी गई हैं उनमें से कोई एक पूरी करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कोई एक। पहली, या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, दूसरी, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत में रहा हो। ये 5 साल का टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब आता है आर्टिकल 6, जो उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यहाँ एक तारीख बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, 19 जुलाई 1948। इस तारीख को एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था। तो इस तारीख को ध्यान में रखकर 2 केस बनते हैं। पहला, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे वो भारत के नागरिक बन गए, बस शर्त ये थी कि वो माइग्रेशन की तारीख से भारत में रह रहे हों। दूसरा केस, जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए, उन्हें नागरिक के तौर पर रजिस्टर किया जा सकता था, लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा। ये 6 महीने का समय आपको याद रखना है। अब देखते हैं आर्टिकल 7 और 8 को। आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए हैं जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस भारत लौट आए, जिसे रिवर्स माइग्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जरूरी तारीख है 1 मार्च 1947। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में रीसेटलमेंट के लिए भारत लौट आया तो वो भारतीय नागरिक बन सकता था। इसके लिए भी उसे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले 6 महीने तक भारत में रहना जरूरी था। अब देखिए आर्टिकल 8 को। ये उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रह रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, वो विदेश में रहते हुए भी खुद को भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है। इसके लिए उन्हें उस देश में जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन है वहां अप्लाई करना होता है। अब आते हैं आखिरी 3 संवैधानिक अनुच्छेदों पर, 9, 10 और 11। आर्टिकल 9 बहुत सीधा और साफ है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मतलब साफ है, भारत में दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों के बने रहने की बात करता है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिक बना रहेगा। और फिर आता है सबसे पावरफुल आर्टिकल, आर्टिकल 11। ये आर्टिकल संसद को नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की सुप्रीम पावर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति यानी एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन दोनों के बारे में कोई भी प्रोविजन बनाने की पूरी शक्ति देता है। ये 2 शब्द अधिग्रहण और समाप्ति एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान के बाद नागरिकता से जुड़े सारे मामले सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आते हैं। ये एक्ट बताता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे छीनी जा सकती है। नागरिकता पाने के 5 तरीकों को आप एक सरल ट्रिक से याद रख सकते हैं। BDRNI, B से बर्थ यानी जन्म, D से डिसेंट यानी वंश, R से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, N से नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण और I से इनकॉर्पोरेशन यानी क्षेत्र समावेश। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है जन्म से। यहाँ आपको 3 टाइम पीरियड्स को समझना होगा क्योंकि समय के साथ नियम और कड़े होते गए। पहला पीरियड 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच। इस दौरान भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति नागरिक था, भले ही उसके माता पिता की नेशनैलिटी कुछ भी हो। दूसरा पीरियड 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक। इस दौरान भारत में पैदा हुआ व्यक्ति तभी नागरिक होगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और तीसरा पीरियड 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद। अब नियम और भी सख्त हो गया। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति तभी नागरिक होगा जब उसके दोनों माता पिता भारतीय हों या कम से कम एक माता पिता नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट न हो। दूसरा तरीका है वंश द्वारा, यानी उन लोगों के लिए जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं। यहाँ भी टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर किसी का जन्म विदेश में हुआ है तो वो नागरिक होगा अगर उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था। ध्यान दीजिए, सिर्फ पिता। फिर 10 दिसंबर 1992 के बाद एक बदलाव आया। अब अगर उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उससे नागरिकता मिल सकती है। और 3 दिसंबर 2004 के बाद एक और शर्त जोड़ दी गई। अब वंश से नागरिकता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि जन्म के 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन न करवाया गया हो। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा। ये कुछ खास कैटेगरीज के लोगों के लिए है, जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। ये 7 साल वाली शर्त परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। दूसरी कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जो भारतीय मूल के हैं और अविभाजित भारत के बाहर किसी देश में रह रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है और अप्लाई करने से पहले 7 साल से भारत में रह रहे हैं। चौथा तरीका है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा। इसके तहत कोई भी विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले सकता है अगर वो कुछ शर्तें पूरी करता है। सबसे जरूरी शर्त है रहने की अवधि। व्यक्ति को एप्लीकेशन देने की तारीख से ठीक पहले लगातार 12 महीने और कुल मिला के पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत में रहना होगा, तो कुल मिलाकर लगभग 12 साल हो गए। और पांचवा और सबसे आसान तरीका है क्षेत्र समावेश द्वारा। अगर कोई विदेशी इलाका भारत का हिस्सा बन जाता है तो केंद्र सरकार एक आदेश से ये बता सकती है कि उस इलाके के कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। मान लीजिए कल को कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है तो वहां के लोगों को इसी तरीके से नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, नागरिकता कैसे मिलती है ये तो हमने समझ लिया। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि नागरिकता खत्म कैसे होती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से नागरिकता खत्म होने के 3 मुख्य तरीके हैं: स्वेच्छा से त्याग, रिनाउंसिएशन, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, और सरकार द्वारा वंचित किया जाना, डेप्रिवेशन। इस स्लाइड में हम पहले 2 तरीकों को समझते हैं। पहला है रिनाउंसिएशन, यानी अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ देना। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक ये घोषणा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चे की नागरिकता भी खत्म हो जाती है। हाँ, 18 साल का होने पर वो बच्चा चाहे तो अपनी भारतीय नागरिकता वापस ले सकता है।
दूसरा तरीका है टर्मिनेशन, यानी बर्खास्तगी। ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। जैसा हमने आर्टिकल 9 में पढ़ा था, ऐसा करते ही उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। प्रवासी भारतीय, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई जैसे शब्द एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इनके बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सबसे पहले आनिवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। देखिए, ये शब्द किसी की नागरिकता नहीं बल्कि उसका टैक्स स्टेटस बताता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई भारतीय नागरिक एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत से बाहर रहता है तो उसे एनआरआई माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि एनआरआई के पास भारतीय पासपोर्ट होता है और वो एक भारतीय नागरिक ही होता है। अब बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। ये एक विदेशी नागरिक होता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट होता है, लेकिन वो या उसके पूर्वज भारतीय मूल के थे। कुछ देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि के नागरिक पीआईओ नहीं हो सकते। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? बहुत सिंपल है, एनआरआई भारतीय नागरिक है, पीआईओ विदेशी नागरिक। अब समझते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। आसफ, ये एक तरह का लाइफ लॉन्ग वीजा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। कौन एलिजिबल है? कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस दिन नागरिक बनने के लायक था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, वो कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक न रहा हो। इसमें एक और प्रोविजन है कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति जो किसी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का पति या पत्नी है, वो भी ओसीआई के लिए रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो चुके हों। अब हम अपनी क्लास के आखिरी सेक्शन में हैं। इसे आप बोनस मार्क्स राउंड समझ सकते हैं, जहां हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे रख सकते हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने नागरिकता को जन्मस्थान और वंश से जोड़ा था। ये विचार पुराने ग्रीस और रोम में बहुत चलता था। आज हम जिस नेशनल सिटीजनशिप की बात करते हैं वो इस विश्वास पर आधारित है कि हमारा देश हमें सुरक्षा और अधिकार देगा। और इसी का एक मॉडर्न वर्जन है ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया, जो ये मानता है कि हमारी पहचान सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि हम पूरी दुनिया का हिस्सा हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। मेन पॉइंट्स क्या है? संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 5 से 11, मुख्य एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता पाने के 5 तरीके, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समावेश, खत्म होने के 3 तरीके, त्याग, बर्खास्तगी और वंचन, और कुछ सबसे जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। इन पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए इस सेशन को एक बार फिर से देखिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।